आज हम एक ऐसे कानून पर बात कर रहे हैं जो बहुत ही संवेदनशील है, किशोर न्याय अधिनियम 2015। जी। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसले भी देखेंगे जो इस कानून को और स्पष्ट करते हैं। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस कानून की जरूरी बातें समझें। ये कैसे बच्चों की सुरक्षा और न्याय के बीच एक रास्ता बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, खासकर तब जब मामला किसी गंभीर अपराध से जुड़ा हो। तो चलिए देखते हैं। सोचिए, अगर कोई 16-17 साल का बच्चा है और उस पर कोई संगीन इल्जाम है, तब क्या होता है। हाँ, ये स्थिति जटिल है। पहले ये समझते हैं कि एक्ट किन बच्चों की बात करता है। शायद दो तरह के बच्चे हैं इसमें। जी बिल्कुल। एक तो है विधि विरुद्ध बालक, मतलब जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है। अच्छा। और दूसरे हैं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे। और इनके लिए अलग अलग बॉडीज भी हैं, जेजेबी और सीडब्ल्यूसी। हाँ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जेजेबी, वो विधि विरुद्ध बालकों के मामलों को देखता है। और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी सीडब्ल्यूसी, वो दूसरे बच्चों के लिए है जिन्हें देखभाल और संरक्षण चाहिए। ठीक है। और आपने कहा कि इस कानून का मकसद सजा नहीं, सुधार है। जी, मुख्य उद्देश्य वही है, पुनर्वास, समाज में वापसी। लेकिन 2015 में एक अहम बदलाव आया। वो क्या था? वो है धारा 15। इसमें यह है कि अगर 16 से 18 साल के बच्चे पर कोई जघन्य अपराध का आरोप है। जघन्य अपराध मतलब जिसकी सजा 7 साल या ज्यादा हो? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे मामलों में जेजेबी एक प्रारंभिक मूल्यांकन करता है। प्रारंभिक मूल्यांकन, ये क्या होता है? ठीक ठीक। इसमें जेजेबी ये देखता है कि क्या उस बच्चे में मानसिक और शारीरिक क्षमता थी अपराध के परिणामों को समझने की। हाँ। क्या वो उस वक्त के हालात समझ पा रहा था। अच्छा। और इस मूल्यांकन के आधार पर ही तय होता है कि उस पर किशोर की तरह केस चलेगा या वयस्क मानकर ट्रायल कोर्ट भेजा जाएगा। ये तो काफी बड़ा फैसला है। और यहीं शायद अदालती मामले अहम हो जाते हैं, जैसे वो कठुआ मामले से जुड़ा केस था, शुभम संग्रह वाला। हाँ, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाम शुभम संग्रह 2022। इसमें मुख्य मुद्दा था आरोपी की उम्र तय करना। उम्र का मुद्दा मतलब रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ थी। जी, स्कूल रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे थे और मेडिकल जांच कुछ और, विरोधाभास था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को ज्यादा वजन दिया। अच्छा, दस्तावेजों के बजाय मेडिकल रिपोर्ट को। जी। धारा 94 तो दस्तावेजों को प्राथमिकता देती है ना? हाँ, सामान्यता देती है, पर यहाँ कोर्ट ने शायद दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और अपराध की गंभीरता देखते हुए मेडिकल साक्ष्य को अहम माना। कोर्ट ने कहा कि आरोपी किशोर नहीं था। तो ये दिखाता है कि उम्र तय करना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और सबूतों की कितनी बारीकी से जांच जरूरी है। से ही कहा, लेकिन सिर्फ उम्र ही नहीं, प्रक्रिया का निष्पक्ष होना भी तो उतना ही जरूरी है। शायद अगला केस इसी बारे में है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2024। हाँ बिल्कुल। अगर संग्राम केस तथ्यों को लेकर था, तो ये कर्नाटक केस प्रक्रिया को लेकर है। इसमें क्या खास बात थी? इसमें कोर्ट ने बहुत साफ किया कि अगर जेजेबी धारा 15 के मूल्यांकन के बाद ये तय करता है कि बच्चे पर वयस्क की तरह मुकदमा चलना चाहिए, तो वो फैसला अंतिम नहीं है। अच्छा। हाँ, बच्चे को उस फैसले के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार है, धारा 101 के तहत। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के नजरिए से। जी बिल्कुल। कोर्ट ने इसे बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कवच बताया और ये भी कहा कि जेजेबी को अपनी कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड ठीक से रखना होगा, ताकि पारदर्शिता रहे और अपील में मदद मिले। सही, प्रक्रिया निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। समझ गई। अब एक तीसरा मामला है, इन रे राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंस 2025। ये तो सीधे जेजे एक्ट का मामला नहीं लगता। नहीं, सीधे तौर पर नहीं है, पर यह जुड़ा है जेजे एक्ट की मूल भावना से, बच्चों की देखभाल, संरक्षण और खासकर पुनर्वास से। कैसे? इस केस में कोर्ट ने एक पीड़ित किशोरी और उसके बच्चे के भविष्य पर ध्यान दिया। राज्य सरकार को निर्देश दिए कि बच्ची और उसके बच्चे के लिए रहने की अच्छी व्यवस्था हो, शिक्षा का खर्च उठाया जाए। 10वीं तक और शायद डिग्री तक भी। हाँ बिल्कुल। और मिशन वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक मदद भी। ये सब क्या है? ये जेजे एक्ट की धारा 39, 40, 46 में जो पुनर्वास और सामाजिक जुड़ाव की बात है, उसी को मजबूती देता है। मतलब ये दिखाता है कि न्याय सिर्फ सजा या प्रक्रिया तक ही नहीं है। हाँ, बल्कि पीड़ित के भविष्य को बेहतर बनाना भी उसका एक अहम हिस्सा है। तो अगर हम इन सभी फैसलों को एक साथ देखें, तो एक तस्वीर उभरती है। कानून और अदालतें लगातार कोशिश कर रही हैं कि बच्चों के अधिकार, समाज की सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया, इनके बीच एक संतुलन बने। बिल्कुल।
उम्र तय करना, अपील का अधिकार देना, प्रक्रिया को निष्पक्ष रखना और आखिर में पुनर्वास पर ध्यान देना, ये सब उसी संतुलन को साधने की कोशिशें हैं। लेकिन ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये फैसले दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करके उसे लागू करने में मदद तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में चुनौतियां बहुत हैं। खासकर हाई प्रोफाइल मामलों में ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रह पाती है। और पुनर्वास की योजनाएं भी, वो कागज पर जितनी अच्छी लगती हैं, क्या उतनी ही प्रभावी जमीन पर भी होती हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। संसाधनों की कमी, सामाजिक सोच, कई बाधाएं हैं। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। एक समाज के तौर पर हम बच्चों को बचाना भी चाहते हैं, और जब वे गंभीर अपराध करते हैं तो हम जवाबदेही भी चाहते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हों? क्या हमारा मौजूदा किशोर न्याय कानून और इसकी प्रक्रियाएं इस मुश्किल संतुलन को साधने के लिए काफ़ी हैं, या हमें कुछ और सोचने की, कुछ बदलने की ज़रूरत है?